हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम परसेंटेज के वो सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल प्री एग्जाम्स 2022 में पूछे गए हैं। पेपर जो है वो 9 से 21 मार्च 2023 तक चला है और टोटल 36 शिफ्ट्स में पेपर को आयोजित किया गया था। ठीक है, आपको ये बता दें कि ये जो वीडियो होने वाली है परसेंटेज की, ये पूर्णतः बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने सीजीएल 2022 के भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन डाल रखे हैं मैथ्स के। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। देखो अभी तो दोस्तों मैं सेट वाइज या फिर आप शिफ्ट वाइज बोल सकते हो, शिफ्ट वाइज मैं सॉल्यूशन डाल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचकर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि मेरे चैनल पे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, चाहे वो मैथ्स हो या फिर कोई और सब्जेक्ट, लेकिन चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के लिए ही मुझे लगता है 90% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो आई होप कि आप सब भी इसमें यही चाह रहे थे और काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन हो या ना हो, लेकिन चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए। वैसे भी आपको यूट्यूब पर और भी जगह शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मुझे भी ये लगता है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा बेटर हैं शिफ्ट वाइज के। शिफ्ट हो गया, शिफ्ट वाइज जो है वो मॉक के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ही ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में मैं पहला वीडियो परसेंटेज का लेके आ रहा हूं। और अगर आपका जो लाइक और कमेंट है, व्यूज है, ये सब ज्यादा रहा है इस वीडियो पे, तो इससे ये साबित होगा कि आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। किसके कंपेयर में भाई? शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर से लाइक और कमेंट कीजिए और कमेंट करके ये बताएं कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ही किया जाए या फिर शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन किया जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीपीटी फॉर्मेट में और डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एनके मैथ्स नंदू कुमार। इस टेलीग्राम पे आप जाओगे तो वहां पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के बाद पहले वीडियो देखो फिर जाओ टेलीग्राम पे। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाउट है तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एनके मैथ्स से। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ P is added to 40% of Q then the resultant comes as 80% of Q, P is what percentage of Q? देखो सबसे पहले 20% ऑफ P, तो यहां पर परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये P में भी परसेंट है, यहां पर Q में भी, और फाइनली जो रिजल्ट आता है उसमें भी परसेंटेज है। तो परसेंटेज आप लिखोगे कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप 100 करोगे वो भी कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम परसेंटेज लगाते ही नहीं है, डायरेक्ट हम 20P लिख लेते हैं। और इसमें अगर आप 40Q ऐड करते हो तो ये 80Q के बराबर आता है। बात यही है। तो यहां से आप देखोगे कि 20P जो है ये 40Q के बराबर हो गया। तो P बाई Q जो आएगा दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपके पास? 40/20, यानी कि 2/1 आ गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि P जो है वो Q का कितना प्रतिशत हुआ। बताओ P Q का कितना प्रतिशत हुआ, यानी कि 2/1 का कितना प्रतिशत हुआ। डेफिनेटली कोई भी बता देगा कि 200% होगा। ऑप्शन सी। आप ऐसे निकाल सकते हो P Q का कितना परसेंट होगा, तो P 2 है, Q 1 है, और इनटू का 100 करोगे 200%। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ टू नंबर्स 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ द लार्जर नंबर। इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि दोनों नंबर में 20% स्मॉलर नंबर का 40% लार्जर नंबर के बराबर है। मान लो A जो है ये स्मॉलर नंबर हुआ और B लार्जर नंबर हुआ, तो A का 20%, ठीक है, यानी कि 20A ये किसके बराबर है? 14B के बराबर है। तो यहां से A बाई B आप रेशियो निकाल सकते हो, 7/10 आ गया। और दोनों का जो सम है ये 17 है, लेकिन क्वेश्चन में सम आपको दे रखा है दिस इज 8942। 17 से काट लो, 1 की वैल्यू 17 पिछे 85, फिर 4 4 17 दूना 34, 17 छके 102। 1 की वैल्यू अगर 5 to 6 आ गया तो हमसे लार्जर नंबर यानी 10 की वैल्यू पूछ रहा है, और 10 की वैल्यू हो जाएगा 5 to 6 and 0। 5 to 6 and 0 मींस ऑप्शन फर्स्ट विल बी द आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है अपने सामने यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग अ नंबर सक्सेसिवली बाय 20% एंड 30% इट इज डिक्रीज्ड बाय 22%, रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। देखो एक नंबर को कह रहा है कि 20, और ये शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन में मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, आई होप कि आप अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो जरूर से आप देख चुके होंगे। ठीक है,
तो यहां पर देखो कह रहा है कि एक नंबर को 20% और 30% इंक्रीज करना है। लेट दिस इज 100 एंड दिस इज द नंबर। अब ये कह रहा है कि इसे 20% और 30% से इंक्रीज कर दो। इसे 20% इंक्रीज करोगे तो कितना बनेगा 120, फिर उसको 30% इंक्रीज करोगे 12 या 36 और इंक्रीज कर दोगे तो ये 156 बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालने आ रहा है तो आप ऐसे लिख लो 100 और एक बार 20% इंक्रीज करना है तो 120/100, फिर 30% इंक्रीज करना है 130/100। काट पीट के आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन परसेंटेज कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो डेफिनेटली आप ऐसे शॉर्टकट में लिखो बिना ज्यादा पेन चलाए हुए। ठीक है, दिमाग ज्यादा चलाओ, पेन कम चलाओ। अब ये कह रहा है कि 22% डायरेक्टली उसे क्या किया गया भाई, डिक्रीज कर दिया गया। 22% डिक्रीज करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 78 आ जाएगा। राइट, अब ये कह रहा है कि जो परिणामी मूल्य है ये आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है। 78 जो है ये 156 का कितना परसेंट है। इससे काटोगे 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से कटेगा 50%। 50% मीन्स ऑप्शन डी। राइट, क्वेश्चन थर्ड का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। फोर्थ में कह रहा है कि इन द लोकसभा इलेक्शन पार्टी ए गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स, पार्टी बी गॉट 25% ऑफ द टोटल वोट्स, पार्टी सी गॉट द रिमेनिंग वोट्स एंड द गॉट 9,000 मोर वोट्स देन पार्टी ए। ठीक है, यानी कि लास्ट में जो पार्टी सी है वो रिमेनिंग वोट्स उसको मिलता है और जो रिमेनिंग वोट्स है वो 9,000 ज्यादा है किससे, पार्टी ए से। अब ये कह रहा है कि बी को कितना वोट मिला ये आपको बताना है। राइट, अब आप पहले ऐसे लिख लो कि ये ए हो गया, ए को 100 में से मान लो 30% वोट मिल गए, बी को 25% मिल गए, सी को बचा हुआ मिल गया। ये 30 और 25 55 हो गया तो सी को मिल गया 45। आप चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 6 टाइम्स 5 टाइम्स और ये 9 टाइम्स आएगा। अब सी को ए से कितना ज्यादा मिला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9,000। यहां कितना ज्यादा मिल गया 3, क्वेश्चन में ये 9 के है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 3 टाइम्स हो जाएगी, 5 3 15 के। राइट, ऑप्शन सी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। राज स्पेंड्स 10% ऑफ हिज मनी। ठीक है, 10% स्पेंड कर दिया। ही डिपॉजिट्स 70% ऑफ द रिमेनिंग मनी इन द बैंक इफ रेट दिस रिमेनिंग। ठीक है, इतना रुपए उसके पास बच गया तो कह रहा है कि हाउ मच मनी ही हैड इनिशियली, शुरू में उसके पास कितने थे। देखो राज के पास हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 100 थे, 100 में से 10% उसने क्या किया, खर्च कर दिया, तो ये उसका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो बचा उसका 70% बैंक में डाल दिया। देखो बैंक में कितना डाला, बच गया 90, तो 90 का 70% हो गया 63। ठीक है, और फाइनली इसके बाद वो सेव करता है तो 63 और 10 73 चला गया तो उसने 27 यहाँ पे बचा लिया। ये हमारे हिसाब से 27 बचाया, लेकिन क्वेश्चन में 2 6 4 6 बचा रखा है। अब कह रहा है कि इनिशियली उसके पास कितने थे, यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 2 जीरो आना ही आना है और ये सारे में है तो यहां से डायरेक्ट काट के देख लो इसको। आप 7 से काटोगे, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 5 35। ये 8 टाइम्स करोगे, देखो 8 टाइम्स करोगे तो यूनिट डिजिट आपको मिलेगा कितना भाई 6। तो 8 टाइम्स ही होना चाहिए, यानी कि लास्ट में 8 आएगा, ये बात यहाँ पर फिक्स है। लेकिन इस दोनों में ही 8 है लास्ट में, तो आप देख लो ये डबल से तो ज्यादा ही है 8 9 से, तो ऑप्शन बी ही होगा। या आप चाहो तो काट भी सकते हो, 9 से दोनों साइड काट लो। ये 9 3 सा, इसको 9 से काटोगे तो ये 9 दूना 18 और 9 में 81, 9 चौके 36 और 3 से इसको काट दो तो ये कट जाएगा। देखो 3 में 27, 9 टाइम्स कटा और 3 8 24, 98 टाइम्स, 98 वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आप हमारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट देख लो जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने इन सभी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देख लें, बहुत ही जरूरी प्लेलिस्ट है अगर आप एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 25% and therefore a household increased his consumption of that commodity by 20 kg to keep the expenditure same. What was the earlier consumption? शुरू में कितने खपत थी ये बताना है आपको। देखो 25% डिक्रीज हो जाता है प्राइस में। अब यहां पर एक चीज और कह रहा है, इंक्रीज द कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर को वो सेम रखना चाहता है। आपको ये चीज पता होगी दोस्तों कि जो एक्सपेंडिचर होता है यानी कि खर्च होता है, ये होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि प्राइस यानी कि कीमत और इनटू में खपत। ठीक है, अब प्राइस ये सेम प्राइस सेम नहीं रखना चाहता है, ये एक्सपेंडिचर को यानी कि खपत बोल रहा हूँ, व्यय को सेम रखना चाहता है। तो प्राइस में जो चेंज आएगा उसका रिवर्स चेंज आएगा किसमें, कंजम्पशन में।
प्राइस में क्या चेंज आता है, 25% कम कर लेता है। 25 का मतलब 100 था तो 75 कर लेना, 25 से काटोगे तो ये 4 से कितना हो जाएगा, 3। और प्राइस अगर ये चेंज हो रहा है तो कंजम्पशन 3 से 4 हो जाएगा। कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में वो 20 केजी बढ़ा रहा है, तो एक की वैल्यू 20 केजी है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 या 60 केजी। वो अर्लियर का पूछ रहा है पहले का, तो हमने 3 का वैल्यू निकाला, और अगर वो अभी का पूछता तो हम 4 की वैल्यू निकाल लेते, 20 केजी और बढ़ जाता, 80 केजी हो जाता। देयर आर 3 नंबर्स p, q and r, 30% of p is equal to the 15% of q, 20% of q is equal to 10% of r, by what percent r more than p। देखो पहले रेशियो निकाल लो सबका। ये कह रहा है p का 30% यानी कि 30p, और q का 15% यानी कि 15q। ठीक है, ये दोनों सेम है एक दूसरे के, तो यहां से p और q का रेशियो तो आप लिख ही सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद बात करते हैं आगे, Q का 20% यानी कि 20Q, ये किसके बराबर है, R के 10% के, R के 10% के। यहां से काटोगे तो Q और R का रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 और 1 आ जाएगा, राइट। अब सॉरी 1 और 2, ठीक है, R नीचे आएगा और ये इधर जाएगा, तो R के लिए 2 होगा। ठीक है, 1 और 2। तो आपसे ये कह रहा है, अच्छा देखो Q दोनों में अलग अलग है, तो हमें पहले P रेशियो, Q रेशियो, R निकालना होगा। कैसे निकालोगे, इसके लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे Q की वैल्यू को सेम कर देना, Q इसमें 1 है और Q इसमें 2 है, तो इसको हम डबल कर लेते हैं, तो ये 2 और 4 हो जाएगा। अब P को 1 लिख लो, Q को 2 लिख दो और R को 4 लिख दो। अब ये कह रहा है कि R P से कितना परसेंट अधिक है। देखो R है वो 4 है और P जो है ये 1 है, तो 1 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, यानी कि 300 ज्यादा हो गया, ऑप्शन डी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि एक नगर की आबादी 5 वर्ष में देखो 1 लाख से बढ़ के 2.5 लाख हो गई है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि प्रति वर्ष आबादी की अनुमानित जो संयोजित प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी है, पर ईयर अप्रोक्सीमेटली कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा एक बात समझो, आप 5 साल में बढ़ाई, इसको अगर ऐसे सॉल्व करें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए इजी हुआ कि हम ऑप्शन का यूज कर लें। मान लो 40% अगर हम हर एक साल बढ़ाते, अब मैं कंपाउंडेड भी नहीं मान रहा हूं, सिंपल तरीके से अगर 40% बढ़ता तो 5 सालों में 4 पच्चे 20 यानी 200% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बताओ अगर 1 लाख को 200% बढ़ाओगे, इसका 200% यानी कि इसका डबल 2 लाख बढ़ेगा, तो ये 3 लाख हो जाता है। लेकिन यहां पर कितना होना है, 2.5 लाख ही होना है, तो ये तो नहीं होगा। चलो 20% को आप अगर आप चेक करते हो तो 20 25 100, एक साल में 20% तो 5 साल में 100% बढ़ेगा, यानी कि इसमें 1 लाख और बढ़ता तो वो 2 लाख होता। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो रियल वैल्यू आएगी वो 2 लाख से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट 20% हर एक साल बढ़ा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में जब आप बढ़ाओगे तो ये 1 लाख है, जैसे मान लो 100 है, तो अगले साल में 20% बढ़ के 120 हो जाएगा, और फिर अगले साल 20% बढ़ेगा तो इसका 20% बढ़ेगा, ना कि 100 का। लेकिन मैं अभी जो ऑप्शन चेक कर रहा हूं, मैं 100 पे ही सबको बढ़ा रहा हूं, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है उसी पे हर एक साल मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो 20% अगर हर एक साल आप 1 लाख का इंक्रीज करोगे तो वो 2 लाख बन जाएगा, यानी कि 100% वो बढ़ जाएगा या डबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 30% की बात करो तो एक साल में 30%, तो 5 सालों में वो 5 या 15 150% बढ़ेगा। अब बताओ अगर इसका 150% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, यानी कि ये जोड़ के 2.5 लाख आ रहा है, जो कि इसके बिल्कुल बराबर है। तो ये तो होना नहीं है, क्योंकि हम केवल 1 लाख पे जोड़ रहे हैं, तभी ये 2.5 लाख आ गया। जब इसको इस तरीके से हम बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जो कंपाउंडेड होता है, ठीक है, सक्सेसिवली इसमें हम इंक्रीज करेंगे तो ये इससे ज्यादा आ जाएगा डेफिनेटली। तो 30% भी नहीं हुआ, अब 30% ही ज्यादा हो रहा है, तो जो आंसर होगा वो 30% से कम होगा, सीधी सी बात है। अब ये 10% है, अगर 10% एक साल में इंक्रीज करोगे तब तो ये 50% ही बढ़ेगा, जो कि बहुत कम है। तो यहां पर जो ऑप्शन बी है इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये 99% सही हो जाए। अब अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करोगे तो टाइम आपका लगेगा ही लगेगा। अगले क्वेश्चन को देखते। अगला सवाल है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% वोट मिला और 90% वोट जो थे वो अवैध थे। कुल मतों की संख्या अगर 12,000 है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले अवैध मतों की संख्या क्या थी। ठीक है यार, हिंदी में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इंग्लिश का पढ़ के देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। देखो ये चीज पहले मैंने मिस कर दिया। फिर कह रहा है कि 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड। यहां पर देखो अवैध लिख दिया, यहां वैध होना चाहिए था। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दिस देन वैलिड वोट, यहां भी लिखा तो यहां भी अ हटा दो, यहां भी वैध मत होगा। ठीक है, तब जाके सही हुआ।
ये कह रहा है कुल वैलिड वोट्स जो है वो 90% थे, पहली बात। तो टोटल अगर 100 थे मान लो, तो इसमें से वैलिड कितने हुए, वैलिड हुए इसमें से 90, और जितने वैलिड है उसमें से एक को मिला है वैलिड का 60%, तो इसका 60% मिलेगा यानी 54 मिल जाएगा। तो दूसरे को मिला हुआ कितना भाई, इसका 40%, 9 चौके 36, इसको मिला होगा, ठीक है। और टोटल वोट्स जो है वो 12,000 है। तो 100 की वैल्यू अगर 12,000 हो गई, ये टोटल वोट्स है। तो देखो 100 की वैल्यू अगर आपका 12,000 है, तो ये 20 से 20, एक की वैल्यू 120, और 36 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 36 की वैल्यू 12 छके 72, और 12 तिया 36, और 7 6 13, 432। ऑप्शन बी में है 432, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक लिए और 25 अंकों से वो फेल हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो वह 20 ज्यादा अंक लाता, किससे भाई, उत्तीर्ण होने वाले अंक से। तो कितने अंक आवश्यक है पास होने के लिए, परीक्षा में होने के लिए, क्या होने के लिए भाई, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम, पास होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, ठीक है। देखो 20% लाया तो 25% से फेल हो गया, यानी कि 20% में उसे 25 और लाने थे, ठीक है। और जब वह 50% लाया तो वो कितना ज्यादा लेके आ गया, 20 ज्यादा लेके आया, यानी कि 20 कम भी लाता तो भी वो मिनिमम पासिंग मार्क्स पे रहता। अब परसेंटेज में कितने का गैप है, तो आप देखोगे कि ये 30% का गैप है, और इन दोनों का सम कितना है, 45 है। 30% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतानी है। नहीं, पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए भाई 20% की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। यहां से 10% की वैल्यू 3 से काटोगे, 15 3 45 है। तो यहां से 20% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 है। तो 30 मार्क्स तो ऐसे चाहिए, और 30 तो देखो 20% वैल्यू, तो ये पासिंग मार्क्स है ना, इसमें 20% की जगह पे आप 30 रख लो और प्लस ये 25, यानी कि टोटल 55 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ऑप्शन ए। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि इन एन एग्जाम a student got 64 marks and still failed by 20% marks. If the passing percentage is 40%, then what are the maximum marks of the exams? देखो सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया कि 64 अंक लाया और वो 20% से फेल हो गया। इसका मतलब कि 64 तो लाया है भाई, उसे पास होने के लिए और 20% चाहिए तभी पास होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि अगर 40% ला दे तो वो पास है, यानी कि 40% पर भी पास है। तो यहां से परसेंटेज आप एक साइड ले जाओगे तो 20% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 64, और 10% की वैल्यू आधी हो जाएगी यानी 32। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320, और यही मैक्सिमम मार्क्स। तो फिलहाल जो है मेरा आंसर तो 320 आ गया, और किसी भी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, क्योंकि मेरा तो 320 ही आ रहा है, और आई थिंक ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो भी वे जो ऑप्शन एसएससी ने दिया है उस पर वेरीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ए गॉट 25 मार्क्स मोर देन द स्टूडेंट बी एंड द मार्क्स ऑफ ए वर इक्वल टू द 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। यानी ए और बी का जितना मिलके आया, ए का जो है उसका 60% है, ठीक है। व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, दोनों का अलग अलग बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, सीधे सीधे कह रहा है कि ए को बी से 25 ज्यादा मिला है, चेक कर लो। इसमें ए को बी से 25 ज्यादा नहीं मिला, यहाँ 25 ज्यादा नहीं मिला, यहाँ 25 ज्यादा मिला है, इसमें ज्यादा नहीं मिला है। तो ऑप्शन सी जो है वो आंसर आ गया डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप 13 की बात करोगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया था, उसके पास कुछ पैसे हैं जिसमें से 20% से वह गेहूं का आटा खरीदता है, शेष राशि में से 25% खाना पकाने के लिए तेल पर खर्च किया, उसके पास 900 रुपए बच गए, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास कुल कितनी धनराशि थी। देखो मान लो अगर 100 रुपए था उसके पास, तो उसमें से 20% से वो आटा खरीद लिया, तो 20% तो चला गया इधर आटा के लिए भाई, ठीक है। फिर कह रहा है कि शेष राशि में से 25%, शेष बच गया 80, 80 का 25% कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो 20 यहाँ खर्च कर दिया और 20 खर्च कर दिया वो तेल पे, ठीक है। उसके बाद 20 20 40 चला गया तो 60 बच गए उसके पास, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 900 बचे। 60 की वैल्यू अगर 900 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से काटोगे 15 छक्के 90, यानी कि 150, 10 से 10, तो 1500 रुपए थे उसके पास टोटल, 1500, इसको 1500 मान लो, नहीं है तो 1500 इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जब किसी संख्या में 25%, 40% और 20% कम किया जाता है तो ये इतना बन जाता है, तो संख्या कौन सी है। तो उल्टा कॉन्सेप्ट इजीली आप लगा सकते हैं। मान लो ये 3 2 9 0 4 तो तब आया है जब ये तीनों चेंज आया है,
25% का मतलब होता है 1/4। 40% का मतलब हो गया आपका, देखो ये अगर 40 को काटते हैं तो ओवरऑल इसको काट सकते हैं 8 से, 8 पच्चे 40, और ये 20 पच्चे 100, एक बार और कट जाएगा, 2 चौके 8 और 5 चौके 20, तो ये 2/5 आ गया। और 20% का मतलब कितना होता है 1/5, और तीनों बार कम ही किया गया है। तो देखो जब 4 में से 1 कम करोगे तो ये 3/4 आएगा, यहाँ उल्टा लिखना है आपको 4/3। ये 5 में से 2 कम करोगे तो 3/5 आएगा, तो 5/3 लिखोगे। 5 में से 1 कम करोगे तो 4/5, तो इसको 5/4 लिखोगे। अब कैंसिल आउट कर लो, इस 4 से 4 कट गया, और 3 3 9 से इसको काट लो तो ये कट जाएगा, 9 3 27, फिर 3 2 5, 9 छक्के 54, फिर बच गया आपके पास 5 और 0, तो 9 पचे 45, और लास्ट हो गया 9 छक्के 54, तो ये आ गया 36 56, और गुना में 5 पचे 25। अच्छा देखो 25 छक्के 150, आपको पता है कि लास्ट में डबल जीरो तो आना ही आना है, लेकिन सब में डबल जीरो है यहाँ पर। तो जो आंसर है इसके बाद इस 25 की बात हटा दो अगर आप, और 4 भी हटा दो, तो 4 से इसको काट लो आप, अगर 4 इसमें से हटाते हो तो आपका 14 चौके 56, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो। तो लास्ट डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा। कैसे? क्योंकि देखो 25 और इसमें से 4 मैंने हटा दिया लास्ट के 2 जीरो के लिए, तो 4 से इसको काटोगे 14 चौके 56, यानी कि यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए डबल जीरो हटाने के बाद। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यार, डिजिटल सम अप्लाई करके चेक कर सकते हो। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। अरे यार 15 कहां चला गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, एक परीक्षा में क्या हुआ भाई, परीक्षा में इतिहास में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, हिंदी में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए और 8% विद्यार्थी दोनों में पास हो गए। तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए? देखो ये मैं होमवर्क छोड़ता हूं एक क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं फॉर्मूला एक लिख देता हूं, जैसे मान लो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपने पढ़ा हो इंटरसेक्शन यानी कि बोथ, जो दोनों में पास या फेल हो। लेकिन देखो अगर पास कंसीडर करना है तो इन सबको पास ही कंसीडर करना है, फेल कंसीडर करना है तो सबको फेल ही। चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूं। जैसे मान लो आप ये कहोगे टोटल 100 टोटल जो भी हो हटा दो, लेट से 100 थे, ठीक है। नंबर ऑफ ए, पहले सब्जेक्ट में 45 पास हुए, दूसरे सब्जेक्ट में 60 पास हुए, और ओवरऑल दोनों में कितने पास हुए? तो आप बोलोगे दोनों में फेल का हमें पता है कि 8% दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों में अगर 8% फेल हुए हैं भाई, तो पास कितने हुए? 92 पास हो गए। बात सही है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही पूछ रहा है हमसे कि दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए, तो ओवरऑल पूछ रहा है। तो इसको ऐड करोगे 105 आ गया और माइनस 92, ये 13% आ गया। या वेन डायग्राम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि पीज इनकम इज 150% ऑफ क्यूज इनकम एंड पीज एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर। इफ क्यू सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, देन हाउ मच परसेंटेज डज पी सेव ऑफ हिज ऑन इनकम? पी अपने इनकम का कितना परसेंट बचाता है? देखो पी की आय क्यू की आय का 150% है, यानी कि ये पी है ये क्यू है, ये 100 है तो ये कितना है भाई? 150 है। यही बात है, पी का आय क्यू के व्यय से 60% ज्यादा है। ये कह रहा है कि पी का जो इनकम है, ध्यान देना यहां पर, अच्छा सॉरी, पी का व्यय है क्यू के व्यय से 60% ज्यादा है। अब समझिए क्वेश्चन में ये कह रहा है देखो कि क्यू जो है वो 20% बचाता है। क्यू जो है ये सेव कितना करता है? अगर मैं सेविंग की बात करूं तो ये 20 रुपए सेविंग कर लिया। अगर 20 रुपए बचा लिया तो खर्च कितना किया, यानी कि कितना इसका एक्सपेंडिचर आया, तो आप कहोगे 80 रुपए। और क्यू का जितना एक्सपेंडिचर है, पी का एक्सपेंडिचर उसका 60% है, तो 80 का 60% कितना हो जाएगा? 8 छक्के 48, यानी कि 150 रुपए में से 48 रुपए इसने खर्च कर दिया। तो बचाया कितने? इसमें से इसको माइनस कर दो, 102 रुपए इसने बचा लिया। और बचत इसकी आय का कितना प्रतिशत है यही बताना है। 102 जो है ये 150 का कितने प्रतिशत हुआ? तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 पच्चे 15 और 2 पच्चे 10, और 3 से इसको काटोगे तो ये 34 और 34 दोनों आ गया 68। तो 68% इज द आंसर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये कह रहा है अपने पास, रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है, आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो इसको एलिगेशन पे मैं लेके आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके व्यय में 10, ये एक्सपेंडिचर है ये सेविंग है, ठीक है।
तो एक्सपेंडिचर में उसके कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई, तो आप बोलोगे कि 10% की, यानी कि ये प्लस का 10 हो गया। सेविंग में क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन आय में 10% की हुई, यानी कि ये भी 10, आय में 10% की हुई है। नहीं, फिर ये तो सेट नहीं हो पाएगा, इसको माइनस कर दो आप, ये हटा दो। आप ऐसे ले लो, देखो उसका जो आय का 50% खर्च करता है, यानी कि इनकम है मान लो अगर 100, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना हो जाएगा 50। 100 में से 50 खर्च कर दिया तो बचाएगा भी कितना 50। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका इनकम 10% बढ़ेगा, यानी कि ये 110 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ेगा, यानी कि ये 55 हो जाएगा। तो सेविंग कितना रह जाएगा बताओ। अब 110 रुपए उसका इनकम है, उसमें से 55 खर्च कर दिया तो बचाया भी 55। तो ये भी कितना बढ़ गया, 50 से 55 हो गया, तो 5 बढ़ा 50 पे, यानी कि ये भी 10% बढ़ गया। ऑप्शन सी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, चावल की कीमत में 25% वृद्धि होने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% से कम हो जाए। आप सीधे सीधे बोल लो कि देखो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था इसी वीडियो में दोस्तों, कि जो प्राइस होता है ये होता है आपका, प्राइस बोल रहा हूं, जो एक्सपेंडिचर होता है यानी कि खर्च, ये होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है, यानी कि कीमत इनटू में खपत। अब यहां पर देखोगे आप, ये कह रहा है कि जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया 125, ठीक है। और ये कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ द राइस बी डिक्रीज्ड, यानी कि कंजम्पशन को कितना डिक्रीज किया जाए, मान लो उसको मैं एक्स ही मानता हूं फिलहाल, और एक्सपेंडिचर में कह रहा है कि 40% डिक्रीज हो जाए, तो ये कितना हो गया 60। 100 पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 बटा 125, यानी कि 12 पच्चे 60 और 25 बच्चे 125। तो 25 से कोई वैल्यू 12 होगी तो कितना कम हो रहा है, 13 कम हो रहा है 25 से, और गुणा में 100। तो ये 25 चौके 100 और 13 चौके 52%, ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल पर आता हूं। चावल की कीमत में 20% वृद्धि के कारण 5% की कमी करता है, तो व्यय में कुल परिवर्तन क्या होगा। एक्सपेंडिचर मैंने बताया था प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस में 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। अब जब दोनों का प्रोडक्ट ही लेना है तो बेटर होगा कि हम यहाँ पर सक्सेसिव यूज कर लें। जैसे मान लो प्राइस 100 था, एक बार 120 बढ़ गया तो 120 बटा 100, फिर 5 यहाँ पे कम हुआ है तो ये हो गया 95/100। काट लो, इससे ये कट जाएगा, 0 से ये कट जाएगा, और ये हो गया आपका 6 दूना 12 और ये 5 दूना 10, और 5 से काटोगे 19 पीछे 95, 19 छक्के 114। तो ये 100 से 114 हो गया, यानी कि 14% बढ़ गया, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके, यार कैसा लिख दिया इसने, हालांकि लिखा था मैंने ही, एनके मैथ्स, साफ सुथरे शब्दों में, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, ठीक है। सवाल है, दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 30% दूध है, मिश्रण में पानी का प्रतिशत 40 करने के लिए कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। मैंने बहुत बार बता दिया है, जो मिलाना है उसे भूल जाओ। 150 लीटर था तो 150 लिख लो, ठीक है, और जो वैल्यू कांस्टेंट है उसे यूज कर लो, ठीक है। 150 हमने लिख दिया। यहां पर कितना दूध मिलाया जाए तो दूध को भूल जाओ, पानी का रेशियो ले लो। यहां पर पानी पहले कितना था, यहां पर देखो वाटर कंटेंट्स 30% मिल्क, 30% मिल्क था तो पानी कितना था 70%। सेकेंड केस में कह रहा है कि वाटर परसेंटेज इन द मिक्सर इज 40%, यानी कि वाटर 40 चाहिए सेकेंड कंडीशन में। काट लो, इस जीरो से ये जीरो काट लोगे, और ये कटने से रहा अब भाई तो आधा करना होगा, ये 2 दूना 4 और ये 75 दूना 150। अब 75 सत्ते 7 पच्चे 35 का 5 और 7 सत्ते 49 और 3 52, इतना का आधा करोगे तो ये 26 दूना 52 और 2 दूना 4 और 0.5 आएगा, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब देखो जो वैल्यू पहले 150 था वो वैल्यू अब 262.5 हो गया है, तो कितना बढ़ा है देखो 0.5, और 2 में से 0 माइनस करोगे 2, और 6 में से 5 माइनस करोगे 1, तो लास्ट में 12.5 आएगा। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली हमने 262.5 में से 150 को माइनस किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें, ये कह रहा है कि एक पंखे की कीमत 30% कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% वृद्धि होता है, राजस्व में प्रतिशत कमी बताइए क्या हुआ। अब ये उसी टाइप के है, देखो रिवेन्यू कैसे निकालोगे आप। जो रिवेन्यू होता है ये होगा प्राइस और इनटू में सेल्स, कितना सेलिंग किए, किस प्राइस से सेलिंग किए, वही तो रिवेन्यू होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो, मान लो 100 था, 30% का कमी हुआ यानी कि 70/100, और 40% की वृद्धि हुई यानी कि 140/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 सत्ते 98, 98 रह गया। जो 100 था वो 98 हो गया, यानी 2% का डिक्रीज हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 22।
ये कह रहा है कि एक कार का जो शुरू का मूल्य है वो 2 लाख रुपए है, प्रत्येक वर्ष इसमें 20% की कमी आती है, तो 3 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी। 2 लाख तो अभी है, 2 लाख है कि 20,000 है, 20,000 ही है, बहुत कम प्राइस है। 20% कमी आता है यानी कि 80/100 रह जाता है पहले साल में, दूसरे साल में भी 80/100 होगा और तीसरे साल में भी 80/100 होगा। काटना पिटना है, देखो ये जीरो तो कटता रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 जीरो है, ये 4 जीरो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। 8 का क्यूब 512 होता है और 1 जीरो रह गया और गुना में 2, यही होगा। तो देखो 20 दूना 40, लास्ट में 40 यहाँ भी दिख रहा है, 51 दूना 102, ऑप्शन बी ही होगा 100%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पी की आय क्यू की आय की 250% है और पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है। पी की आय क्यू के आय का 400% है। पी की बचत क्यू के बचत का अनुपात बताना है। अब देखो जैसे कह रहा है वैसे करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो पी की आय जो है वो क्यू की आय का 250% है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अगर मैं बात करूं इनकम की यानी आय की, तो इसका 250% है, तो ये 100 है मान लो, तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, 250 हो जाएगा, राइट। अब ये कह रहा है व्यय की बात छोड़ दो, तीसरे लाइन पर आते हैं। पी की आय क्यू के व्यय का 400% है। देखो अगर क्यू के व्यय का 400% है ना, यानी कि ये जो है एक्सपेंडिचर के केस में जो भी क्यू का एक्सपेंडिचर होगा इसका 4 टाइम्स है, कौन सा, पी का जो आय है वो इनकम। तो पहले हम 4 से इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं कि 4 से कैंसिल आउट होने वाला मिल जाए। आप इसको एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1000 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि पी की जो आय है वो 4 टाइम्स है क्यू के व्यय का, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्यू का व्यय निकल जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 250 हो गया। 250 जो है वो क्यू का क्या हो गया, व्यय, एक्सपेंडिचर हो गया इसका, ठीक है। एक्सपेंडिचर के सामने मैंने इसीलिए लिखा है। अब ये कह रहा था सेकंड केस में देखो कि पी की जो एक्सपेंडिचर है वो 180% ऑफ क्यू की एक्सपेंडिचर है, तो क्यू की एक्सपेंडिचर का 180% निकालो, इसका 180% इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो इसका 180% यानी कि 18 गुना में 25, तो ये कितना आ जाएगा, 450। अब सेविंग की बात करते हैं कि सेविंग कितनी कितनी हुई, तो आप देखोगे कि 1000 इसका इनकम था, 450 इसका खर्च था, तो 550 इसकी सेविंग हो गई। इसकी सेविंग माइनस कर दो तो इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी भाई, 150। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 पच्चे 15 और 11 पच्चे 55, तो 11 और 3 आएगा, ऑप्शन ए। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। अगला सवाल है, तिलक के वेतन में पहले साल में 15% की वृद्धि हुई, दूसरी बार 20% की कमी हो गई और फिर 25% की वृद्धि हुई, और अंतिम उसका जो वेतन बना 3 सालों के बाद वो है 23,000 रुपए। तो 3 वर्षों की शुरुआत में उसका वेतन, उल्टा कॉन्सेप्ट लगाना है, और ये होमवर्क मैंने छोड़ दिया, आप वैसे ही लिखोगे कि ये 23,000 लिख लोगे, और आप देखो 15% की वृद्धि हुई है तो 100/115 कर लोगे, 20% की कमी तो 100/80 और 25% की वृद्धि यानी कि 100/125, काटपीट लेना, आ जाएगा आंसर। पी क्यू से 20% अधिक है, क्यू आर से 30% कम है, पी इतना है, आर का मान क्या है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क का आंसर कैसे करते हैं, आप लिखोगे हैशटैग, फिर लिखोगे एनके मैथ्स, एनके मैथ्स, इस पूरे में कहीं स्पेस नहीं देना है। अगर आप कमेंट कर ही रहे हो, आंसर बता ही रहे हो, तो इस तरीके से लिखना, ठीक है, हैशटैग एनके मैथ्स, फिर स्पेस देना पहली बार, ठीक है, और फिर आप लिखो क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर एबीसीडी जो भी आए, ठीक है। आई होप कि आप इसके क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अगला सवाल है कि अ फ्रूट सेलर हैड सम watermelons, he sells 45% of the watermelons and still has 495 watermelons left. How many watermelons he originally had? देखो कुछ तरबूज थे, 45% बेच दिया और उसके पास 495 बचे हैं, पहले से कितना था, ये भी होमवर्क है। अब ये मत रोना कमेंट में आके कि भाई आप तो सारे क्वेश्चन होमवर्क ही दे देते हो, बताओ ऐसे क्वेश्चन को होमवर्क नहीं दे तो क्या करें। फिर भी अगर नहीं आए किसी दोस्त से, किसी भाई से, किसी बहन से, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी मैसेज कर सकता है बेझिझक होके, वहां पर आंसर मिलेगा विद सॉल्यूशन। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि हो गई और हर में 20% की कमी हो जाती थी, वो 12/7 बन गया। देखो मान लो भिन्न जो था वो x/y था, अब ये कह रहा है कि भिन्न के अंश में, अंश यानी कि न्यूमरेटर में 140% की वृद्धि हो गई, तो 240 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, तो 100 प्लस करोगे उसमें, और 20% का डिक्रीज हो रहा है यानी कि ये 80 बन गया, और इसके बाद वो बनता है 12/7। काट लो, 12 से काटोगे इसको तो डेफिनेटली कट जाएगा, नहीं काटोगे तो आप 80 से ही काट दो, 8 या 24 और 3 चौके 12, यानी कि वो पहले से 4/7 था और कुछ नहीं, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी उत्पाद की कीमत पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, बताओ। अब ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है ना भाई,
ठीक है। देखो उत्पाद की कीमत में पहले इतने की वृद्धि की गई, यानी कि पहले एक बार 15 बढ़ा तो प्लस 15, फिर 20 कम कर दिया गया तो माइनस 20 और प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूना 30 तो 300 और बटा 100 लिखोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 20 और 3 23, तो 15 माइनस का 23 कितना बढ़ गया भाई 5 और 3 8% का डिक्रीज हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, 28 का सी हो गया। आप 100 पे भी जाके कर सकते हैं। एक कर्मचारी का वेतन हर साल 20% बढ़ता है और आज उसका वेतन 14,000 है तो 3 साल बाद कितना होगा। देखो 14,000 तो आज है भाई, 20% हर एक साल बढ़ेगा तो 120 बटा 100 से आपको 3 बार गुणा करना होगा। ठीक है, अब ये देखो 2 2 4 2 6 जीरो से ये 3 और इसका 3 जीरो कट गया तो ये बच गया 14 और 12 का क्यूब होता है 1728। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है, बाकी किसी में नहीं है। बोलो अब इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट पे 2 केवल ऑप्शन ए में ही है, आगे क्यों मल्टीप्लाई करें हम। ये कह रहा है कि इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन एरिया 21% बढ़ जाएगा। सब लोग जानता है, कैसे जानता है भाई, अगर आपने सीआई में पढ़ा हो 10% को 2 बार इंक्रीज करोगे तो 10 प्लस 10 और प्लस 10 का स्क्वायर बाई 100 यानी कि 1, तो ये 21% आएगा। फॉर्मूला यूज हुआ है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी फॉर्मूला समझ लीजिए। नाउ दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इफ 70% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, जो x है वो y का कितना परसेंट है, यही है x का कितना परसेंट y है, सॉरी, तो x माइनस वाई का 70% और x प्लस वाई का 30%, तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई अगर मैं लिखूं तो ये कितना आ जाएगा 70 बाई 30 आएगा डेफिनेटली, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, दोनों को अगर प्लस करें तो y कट जाएगा यहाँ से और 2x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, या आप चाहो तो यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर सकते हो। x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई ये 7/3 है, कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी कि दोनों को प्लस करके ऊपर लिखोगे तो x आ जाएगा, माइनस करके नीचे लिखोगे तो y आ जाएगा। कैसे, प्लस करोगे तो y कट जाएगा, ऊपर 2x बचेगा, माइनस करोगे तो नीचे 2y आ जाएगा और 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, ये 7 और 3 10 और 7 में से 3 माइनस करोगे 4, तो ये आ गया आपका 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 5/2 आ गया। तो x जो है यानी कि 5 2 का कितना प्रतिशत है बताओ भाई, 2 को 100 बनाओगे तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 बचे 1 मिनट भाई, सवाल ऐसा था ना कि y x का कितना प्रतिशत है, यानी कि 2 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत हुआ, 1/5 20% तो 2/5 40%। ठीक है, यानी कि 31 का बी जो है वो सही आंसर है। आई होप कि वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और हाल ही में हमारा 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है, इसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और कोशिश कीजिए आप लोग कि आगे ऐसे ही आप कमेंट और लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है।